हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साबुन एवं अपमार्जक के बारे में, सोप एवं डिटर्जेंट्स के बारे में, जो अपना 4th चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, उसका लास्ट टॉपिक है। तो देखो, साबुन और अपमार्जक के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इन दोनों की स्ट्रक्चर और जो साबुन है वो किस तरह से जो गंदगी होता है, डर्ट होता है, उसको किस तरह से क्लीन करता है, इसकी क्या प्रोसेस रहती है, और इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस की भी स्टडी करेंगे कि कौन ज़्यादा बेटर है और किस तरह से है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे साबुन की। तो जो साबुन है वो लंबी श्रृंखला वाले वशीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। क्लियर है? जो अपनी साबुन है वो जो लंबी श्रृंखला के वशीय अम्ल है उनके सोडियम या पोटेशियम साल्ट है। अब इसका जो संरचना सूत्र होता है वो क्या होता है, C17H35COO Na। तो देखिए किस तरह से ये जो सोप मॉलिक्यूल है उसका ये अणुसूत्र ये हमें दिख रहा है कि C17H35COO Na ये किस तरह से बनता है। तो एक एसिड होता है स्टीरिक एसिड जिसका सूत्र होता है C17H35COOH। तो देखिए ये जो एसिड है जिसका नाम होता है स्टीरिक एसिड, क्या नाम है, स्टीरिक एसिड। जब इसकी रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, फॉर एग्जांपल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा रहे हैं, क्लियर है। तो देखिए इन दोनों से एक वाटर मॉलिक्यूल निष्कासित हो जाएगा, निकल जाएगा, ये OH और यहाँ से H। जब यहाँ से H और OH जब रिमूव होता है, निकलता है, तो जो स्ट्रक्चर और जो हमें मिलती है वो क्या होती है, वो होती है C17H35 और देखिए COO और Na यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो इस तरह से ये जो सोप मॉलिक्यूल है वो हमें मिल जाता है। अब इसकी संरचना क्या हो सकती है, देखिए क्योंकि कार्बन 17 है इसलिए हम सीधी जैसे CH3 CH2 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 दिखाएंगे तो अपनी बहुत लंबी सीरीज बन जाएगी। इसलिए उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से दिखाएंगे। और इसके अंदर देखिए आप काउंट करके देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 16 कार्बन होंगे और एक कार्बन अपना ये है। तो ये क्या है, ये एक सोप मॉलिक्यूल की संरचना है। और वो किस तरह से हमें मिली है, वो स्टीरिक एसिड और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी रिएक्शन से हमें मिली है। तो देखिए जो सोप मॉलिक्यूल है इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसके 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला मेन पार्ट्स होता है CH3 CH2 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 इस तरह से करके जो हाइड्रोकार्बन से चेन होती है, इसको हम यूं भी शो कर सकते हैं, CH3 है, फिर आगे CH2 CH2। तो एक पार्ट तो अपना ये हो जाता है CH3 CH2 वाला, जिसे हम हाइड्रोकार्बन पार्ट कहते हैं। सेकेंड पार्ट जहाँ पर ये आयन्स हमें दिखाई दे रहे हैं COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, तो जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम टेल कहते हैं, सेकेंड को कहेंगे हेड। जो हेड वाला पार्ट होता है वो आयनिक पार्ट होता है, टेल वाला पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। अब देखिए जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है वो क्या है, अध्रुवीय है, वो आयनों में टूट नहीं रही है। तो आयनों में टूट नहीं रही है तो वो जल में क्या होगी, अविलय होगी। जल में क्या होगी, अविलय होगी। जल में अविलय होगी तो हम क्या कहेंगे कि जल विरागी है, वो जल से दूर भागने की कोशिश कर रही है, तो उसको लिए उसको हम क्या कहेंगे, जल विरागी कहेंगे। जल विरागी को इंग्लिश में हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोफोबिक, वाटर हेटिंग पार्ट। यानी हाइड्रोफोबिक जो है, यानी जल से उसको फोबिया है, जल से उसको डर है, इसलिए वो जल से दूर भागने की कोशिश करेगा। कौन सा पार्ट, जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला पार्ट है, टेल पार्ट है वो। और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अध्रुवीय होती है तो जल में क्या है, अविलय है। सेकेंड पार्ट हेड है। हेड कैसा पार्ट है, आयोनिक पार्ट है। हमने सॉल्युबिलिटी के अंदर देखा था कि लाइक डिजोल्व लाइक, जो पोलर है वो पोलर में डिजोल्व होगा। तो देखिए जो आयोनिक पार्ट है वो क्या है, ध्रुवीय है, पोलर है।
पोलर होने की वजह से जल में वो क्या होगा, विलय होगा, क्योंकि जल भी क्या है, पोलर है। तो जल में विलय है, इसलिए वो क्या है, जलरागी है, जल को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये। जलरागी को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर लविंग पार्ट। क्लियर है, ये सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए हम बात करेंगे साबुनीकरण की। साबुनीकरण क्या होता है, तो देखिए साबुनीकरण का मीन्स होता है कि वो रिएक्शन जिसकी वजह से हमें साबुन मिल रहा है। तो देखिए जंतु वसाओं का सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा अपघटन करके साबुन बनाने को हम क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं, सैपोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें ग्लिसरॉल एक महत्वपूर्ण उत्पाद बनता है। साबुनीकरण की क्रिया के अंदर कौन मेन प्रोडक्ट है, कौन इसके साथ में एक मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, तो वो क्या है, ग्लिसरॉल है। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि साबुनीकरण क्रिया के अंदर एक मुख्य उत्पाद क्या है, तो वो क्या है, ग्लिसरॉल है। तो देखिए हम अभिक्रिया को देखते हैं कि साबुनीकरण के अंदर किस तरह से हमें साबुन मिलता है और ये जो ग्लिसरॉल है वो मिलता है। तो देखो CH2 COO C15S31, ये यहाँ से इससे अटैच्ड है CH, जो COO या C15S71 COO, इसकी हम 3 मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस तरह से CH2 इस तरह से अटैच्ड रहते हैं। इसका जब हम क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जल अपघटन करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ये जो NaOH है वो किस में ब्रेक होता है, Na प्लस OH माइनस में। क्लियर है, चूंकि NaOH के हमने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो जो CH2 ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव के पास में नेगेटिव पार्ट है वो अटैच्ड हो जाएगा, तो OH इधर अटैच्ड होगा और जो Na है वो यहाँ पर अटैच्ड होगा सब में। तो यहाँ क्या अटैच्ड हो जाएगा, Na और यहाँ पर OH। इसी तरह से यहाँ पर Na और यहाँ पर OH। तो आप ध्यान से देखिए क्या संरचना बन रही है, CH2OH, CHOH और CH2OH, और साथ में हमें क्या मिल रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं C15S31 COO Na की, जो कि किसकी संरचना है, वो अपने सोप मॉलिक्यूल की या साबुन की संरचना है। तो देखिए ये अपना क्या है, ग्लिसरॉल है, CH2OH, CHOH और CH2OH, और साथ में 3 मॉलिक्यूल हमें सोडियम पार्मिटेट या साबुन के मिल रहे हैं। तो ये रिएक्शन अपनी क्या है, साबुनीकरण की या सैपोनिफिकेशन की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साबुन की सफाई प्रक्रिया की। साबुन है वो डर्ट को किस तरह से क्लीन करता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और समझने वाली चीज़ है, आप ध्यान से देखिए। जो सोप मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर हमने अभी देखी है, उसके अंदर क्या होता है, देखिए मैं एक सिंगल सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से आपके पास शो करूँगी, ये लो। तो ये देखिए यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं, ये यहाँ पर Na है और ये जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है। क्लियर है, जो हाइड्रोकार्बन चेन है, हाइड्रोकार्बन की चेन है, और ये अपना आयोनिक पार्ट है। सोप मॉलिक्यूल की जो संरचना है उसके अंदर 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन चेन और दूसरा आयोनिक पार्ट। तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन टेल है, हाइड्रोकार्बन चेन वाली जो टेल है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है, जल विरागी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, जल से दूर भागने की कोशिश करती है। और जो दूसरा पार्ट है आयोनिक पार्ट, वो क्या होता है, आयोनिक होने की वजह से क्या है, हाइड्रोफिलिक है। कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। तो देखिए जैसे ही कोई डर्ट या कोई ग्रीस की ड्रॉप है वो कपड़ों पे गिरती है, मान लीजिए ये कोई डर्ट है, कोई ग्रीस की या ऑयल की कोई बूंद है, ठीक क्लियर है। तो देखिए जो 2 पार्ट्स हैं हमने डिस्कस किए हैं अभी, हाइड्रोकार्बन पूंछ एंड आयोनिक
सिर। तो जैसे ही जब हम इसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे, वाटर के पास में लेके जाएंगे, तो क्या होगा, जो ग्रीस का जो पार्ट है वो क्या होता है, एक अपने पास दो पार्ट हो गए, एक तो ग्रीस वाला, एक वाटर वाला। तो जो वाटर है, वाटर के अंदर कौन डिजोल्व होता है, आयोनिक भाग डिजोल्व होता है, जल रागी हाइड्रोफिलिक। तो जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है वो तो बाहर की तरफ अटैच्ड होगा, और चूंकि ये जो डर्ट है वो क्या है, वो जल में अविलेय है, तो उसके पास में कौन अटैच्ड होगा, जो हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन की चेन है वो यहाँ पर इसके पास में अटैच्ड हो जाएगी। क्लियर है। तो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो कहाँ पर अरेंज होते हैं, वो बाहर की तरफ अरेंज रहते हैं, हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफिलिक के अंदर कौन है, हाइड्रोकार्बन जो चेन है वो है। क्लियर है। और जो डर्ट है उसके पास में जो ये पार्ट है वो कौन सा है, वो वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक कह दीजिए, और या आयोनिक, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोफिलिक जो अपना पार्ट है वो आयोनिक पार्ट है। क्लियर है। हाइड्रोफिलिक पार्ट कौन सा है, आयोनिक पार्ट है वो। और जो यहाँ पर डर्ट के पास में है, अंदर की तरफ है गुच्छे के अंदर, वो कौन है, वो हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए, जो हाइड्रोकार्बन है वो अंदर की तरफ क्यों हुए इकट्ठे, क्योंकि ये जल में विलय नहीं है, वाटर से दूर भागने की कोशिश करेंगे तो वो तो कहाँ जाएंगे, वो तो इस जो डर्ट है या ग्रीस की ड्रॉप है उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। और जो आयोनिक वाला पार्ट है या हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर की तरफ अटैच्ड हो जाएगा। तो देखिए, जैसे ही हम जो डर्ट है या जो गंदगी है उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, तो जो सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो अंदर की तरफ इकट्ठा हो जाता है, और आयोनिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो बाहर की तरफ इकट्ठा हो जाता है। और इस तरह से ये इकट्ठा होकर एक गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया या मिशेल फॉर्मेशन को समझाइए। तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि साबुन जो है उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं इसकी संरचना के अंदर, एक हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो जो गंदगी है उसके चारों तरफ इकट्ठा रहता है, यानी जो मिशेल है उसके आंतरिक जो आवरण है उसको निर्माण करता है। और जो सेकंड पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो जल के साथ में अटैच रहता है और बाहरी लेयर का निर्माण करता है। क्लियर है। तो देखिए, जो साबुनीकरण की प्रक्रिया है जो हमने अभी स्टडी किया है उसको ये लिखा हुआ है नोट्स के रूप में, आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अपना साबुन है वो कठोर पानी से कपड़े साफ क्यों नहीं करता है। तो देखिए, जो साबुन है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील वशीय अम्लों के कैल्शियम व मैग्नीशियम लवण बनाते हैं। क्लियर है। कठोर जो जल होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहते हैं सॉल्ट्स के रूप में। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है वो कठोर जल में उपस्थित है और वो साबुन से अभिक्रिया करके एक अघुलनशील वशीय अम्ल के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बनाते हैं, जिनकी वजह से साबुन है वो कठोर जल से कपड़े साफ नहीं कर सकता है। आप इसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। देखिए किस तरह से, देखिए C17H35COONe, ये अपने आप में क्या है, ये अपने सोप मॉलिक्यूल की संरचना है, इसको हम साबुन कह सकते हैं। तो ये किससे अभिक्रिया करेगा, ये जो कठोर जल में उपस्थित है मैग्नीशियम क्लोराइड उससे अभिक्रिया करेगा। तो देखिए, आप इसको देख सकते हो कि जो मैग्नीशियम होता है उसकी 2 वैलेंसी होती है। ये मैग्नीशियम है ना, तो देखिए मैग्नीशियम किस तरह से टूटता है, Mg+2 + 2Cl-।
तो देखो जो MgCl2 है, इस एक MgCl2 से अभिक्रिया करने के लिए ही हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए? साबुन के 2 मॉलिक्यूल चाहिए। यानी अपना साबुन तो क्या हो रहा है? व्यर्थ ही जा रहा है, क्योंकि एक आयन से अभिक्रिया करने के लिए ही हमें कितने साबुन चाहिए? 2 साबुन चाहिए। तो देखो ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, इससे अपना जो साबुन है वो अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? मैग्नीशियम का एक लवण बना लेता है और साथ में 2NaCl हमें मिलते हैं। इसी तरह से जो कैल्शियम क्लोराइड है उससे अभिक्रिया करके भी जो सोप है या साबुन है वो क्या बना लेता है? एक अघुलनशील पदार्थ। यहाँ पर अघुलनशील पदार्थ क्या है? देखिए C17H35COO का होल ट्वाइस Mg या C17H35COO का होल ट्वाइस Ca, ये दोनों ही क्या है? अघुलनशील है और अघुलनशील होने की वजह से अपने कपड़े साफ नहीं होते हैं। क्लियर है? तो इसकी वजह से हमें साबुन तथा पानी की मात्रा क्या चाहिए? अधिक चाहिए, तभी अपने कपड़े साफ हो सकते हैं। या हम रिएक्शंस की बात ना करके यूं स्टडी करें तो हम यूं भी कह सकते हैं कि कठोर जल व साबुन की अभिक्रिया से अघुलनशील पदार्थ, जिसे हम क्या कहते हैं? श्कम कहते हैं, कपड़ों पर चिपक जाते हैं, जिससे कपड़े अच्छी तरह से साफ नहीं होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साबुन कठोर पानी से कपड़े साफ क्यों नहीं करता है? तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि साबुन है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया करके एक अघुलनशील साल्ट बना लेता है, जिसकी वजह से कपड़े साफ नहीं होते। क्लियर है? अब हम बात करेंगे अपमार्जक के बारे में, डिटर्जेंट्स के बारे में। तो देखिए डिटर्जेंट्स क्या होते हैं। तो देखो जो डिटर्जेंट्स हैं या अपमार्जक हैं वो लंबी श्रृंखला वाले वसीय अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। क्लियर है? वो कौन से थे? वो कैल्शियम और सोडियम और पोटेशियम साल्ट थे, और जो अपमार्जक है वो अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट है। अब हम बात करेंगे इन दोनों के डिफरेंसेस की, कि जो अपमार्जक है वो कठोर जल से भी कपड़ों को आसानी से साफ कर सकता है। क्यों? भाई साबुन तो अच्छी तरीके से कपड़े साफ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि साबुन है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करके एक अघुलनशील सॉल्ट बना रहा था। अब क्वेश्चन ये है कि अपमार्जक है वो कठोर जल से कपड़े अच्छी तरीके से क्यों साफ कर सकता है? ऐसा उसके पास में क्या है? तो देखिए जो अपमार्जक का आवेशित शिरा है वो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम आयनों के साथ में अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते, इसलिए ये कठोर जल में भी क्या रहते हैं? प्रभावी रहते हैं। अपमार्जक का जो आयनिक शिरा है वो जो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनके साथ में अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है, जबकि साबुन क्या कर रहा था? बना रहा था। और अपमार्जक अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है, इसलिए वो अच्छी तरीके से कपड़े साफ कर सकता है कठोर जल के साथ भी। क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन और है कि साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हम डिस्कस करेंगे साबुन और अपमार्जक के डिफरेंसेस की। इधर साबुन और अपमार्जक, तो देखिए सबसे पहली बात तो हम करेंगे इनकी संरचना की, जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिर भी एक लिस्ट के अंदर इनको ड्रॉ करेंगे कि साबुन उच्च वशीय अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, हम देख चुके हैं। अपमार्जक है वो उच्च सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। अपमार्जक क्या होता है? वो सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। क्लियर है? अब देखिए जो साबुन है वो अम्लीय माध्यम में उपयोग नहीं हो सकता, जबकि जो अपमार्जक है, डिटर्जेंट है, वो अम्लीय माध्यम में भी उपयोग हो सकता है। बेटर कौन हुआ इस लाइन को देखते हुए? अपमार्जक हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि साबुन कठोर जल में झाग नहीं बनाते, जबकि अपमार्जक है वो कठोर जल में झाग बना सकते हैं। साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि साबुन कठोर जल की कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों से अभिक्रिया करके एक अघुलनशील पदार्थ बना रहे हैं, जिसकी वजह से ये झाग नहीं बनाते, जबकि अपमार्जक क्या कर रहे हैं? कठोर जल से भी झाग बना रहे हैं। साबुन है वो निम्नीकरणीय होता है और अधिकांश अपमार्जक क्या होते हैं? अनिम्नीकरणीय होते हैं।
तो देखिए निम्नीकरणीय का क्या मतलब होता है कि जो साबुन है वो जैविक क्रियाओं के द्वारा मतलब नष्ट हो जाता है, और अपमार्जक है वो जैविक क्रियाओं के द्वारा या यूं वो नष्ट नहीं होता है, काफ़ी दिनों तक रह सकता है। तो देखिए चूंकि साबुन है वो निम्नीकरणीय है, इसलिए जल प्रदूषण इससे नहीं होता है, जबकि अधिकांश जो अपमार्जक है वो क्या होते हैं, अनिम्नीकरणीय होते हैं। क्या होते हैं, अनिम्नीकरणीय होते हैं। तो इसकी वजह से जल प्रदूषण हो जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि साबुन है, हालांकि वो कठोर जल से झाग तो नहीं बनाता है, बट इससे प्रदूषण भी नहीं होता है, ये पॉल्यूशन फ्री होता है। जबकि अपमार्जक क्या है, इससे पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट और जो लास्ट इनके बीच का अंतर है वो है कि इसे वनस्पति तेल अथवा जंतु वसा से बनाया जा सकता है, जबकि जो अपमार्जक है इन्हें पेट्रो रसायन से बनाया जाता है। किनसे बनाया जाता है, पेट्रो रसायन से बनाया जाता है। इस तरह से आज का अपना जो टॉपिक था साबुन एवं अपमार्जक, उसके हमने क्वेश्चंस भी किए हैं कि साबुन कठोर पानी से कपड़े साफ क्यों नहीं करता, अपमार्जक कठोर जल से कपड़े साफ क्यों कर सकता है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, और जो अपना मिसेल फॉर्मेशन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आप इस वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो अपना चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।